Hi everyone, welcome back to my channel, all of you. I hope all of you are doing so great. So today we are going to discuss about the topic theories of evolution. ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें evolution के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आप लोग प्रीवियस वीडियोस जरूर चेकआउट करना. आज हम थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ऑल ऑफ यू कैन टेक आउट योर नोटबुक सो दैट यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. तो फर्स्ट थ्योरी दी थी लमार्क भाई साहब ने. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा जिराफ जिराफ की गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई. इन्होंने बोला कि जिराफ की गर्दन ना पहले छोटी हुआ करती थी, फिर जो नीचे के जो लीव्स थे, नीचे की जो पत्तियां थी, वो खत्म हो गई. और जिराफ ने क्या किया, क्योंकि उसको ऊपर की पत्तियां खानी थी तो अपनी गर्दन ऐसे स्ट्रेच कर ली. ठीक है, और ऐसे ही स्ट्रेच करते करते वो चीज नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होती गई. और धीरे धीरे उसकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई. नीचे जितने भी लीव्स थे, जितने भी फूड रिसोर्स अवेलेबल थे नीचे के लेवल में, वो सब खत्म हो गए, क्योंकि छोटे साइज की जिराफ वो सब खा चुके थे. सिर्फ फूड कहाँ का बचा, ऊपर का बचा. ठीक है, ऊपर वाली जो लीव्स होती है वो बची की रह गई. राइट. तो अब वो सब खत्म हो गया, मतलब नीचे वाले खत्म हो गए, ऊपर वाले रह गए, तो इसलिए जिराफ को अपनी गर्दन लंबी करनी पड़ी. तो इन्होंने क्या बेसिकली बोला, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स. तो मतलब हम अपने किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को जितना हम यूज करते जाएंगे, वो वैसे ही वो डेवलप करता जाएगा. तो मान लो, हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो आपके किचन में एक ऊपर वाला शेल्फ है, और ऊपर वाले शेल्फ में कुछ सामान रखा है, कप वगैरह, जिसमें से आप लाइक रोज चाय पीते हो. और आपको वो कप उतारने के लिए रोज ऐसे उछलना पड़ता है. ठीक है, तो ऐसे आप 10 साल तक ऐसे उछल रहे हो कप उतारने के लिए, तो क्या आप लंबे हो जाओगे उससे? क्या ऐसे उछलने से, ऐसे ऐसे आपने हाथ स्ट्रेस करने से आपके जो हैंड्स है वो बहुत लंबे हाथ हो जाएंगे? है ना? ऐसे तो नहीं होता है ना. तो अपने हाथ आप जितना भी स्ट्रेच कर लो, वो लंबे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता. तो लमार्क ने जो ये थ्योरी दी थी कि ऐसे गर्दन स्ट्रेच करने से गर्दन लंबी हो गई, ऐसे ऐसे करने से, तो ये कुछ हजम नहीं होती थ्योरी. राइट. तो इनकी जो ये थ्योरी है, ये आज के जमाने में हम कंसिडर नहीं करते, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. फिर इन्होंने ये भी बोला था कि ये जो फोर्सेस है, एनवायरमेंटल फोर्सेस है, और जो भी फैक्टर्स है जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिटेड होते हैं. बट क्या ऐसा होता है, अगर आपके हाथ लंबे हो गए तो क्या आपके बच्चों के हाथ भी लंबे हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता, है ना. तो इनहेरिटेड ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऐसा नहीं पॉसिबल है. बट लमार्क को तब नहीं पता था, उन्होंने यही बोला था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ना, वो भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है. तो इनके इस थ्योरी को बिल्कुल पूरी तरह से डिसअप्रूव किया किसने? ऑगस्ट विजमैन ने. इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. इन्होंने इसी चीज को क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया इसी चीज का, कि इन्होंने लिया एक माइस. ठीक है, चूहा लिया, चूहे के टेल काट दिए, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के टेल काट दिए, उनका रिप्रोडक्शन कराया. उनके रिप्रोडक्शन करने के बाद जो बच्चे पैदा हुए, उनमें उसने देखा कि टेल तो है, टेल तो गायब नहीं हो गए. फिर से उसके टेल काट दिए. ठीक है, अब उनका भी रिप्रोडक्शन कराया. तो अब थर्ड जनरेशन के चूहे आ गए, उसमें भी तेल थे, उसके फिर से काट दिए. और फिर से उनका रिप्रोडक्शन करा. जब फोर्थ जनरेशन आया, उसमें भी देखा, अरे टेल तो गायब ही नहीं हो रहा. हर जनरेशन में जितना भी काटते जाओ, टेल आए जा रहा है, आए जा रहा है. तो ऐसे इन्होंने 22 जनरेशन तक किया. और उन्होंने देखा, हर एक बार जो न्यू बॉर्न बेबी था उसमें पूंछ होती थी, टेल होती थी उसमें. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन्होंने फिर क्या बोला, टू टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स वर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म. वन इज द सोमैटोप्लाज्म, अनदर इज द जर्म प्लाज्म. तो दो टाइप के प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटोप्लाज्म, एक होता है जर्म प्लाज्म. जैसे हमारे दो टाइप्स के सेल्स हैं, एक होता है सोमैटिक सेल्स, दूसरा होता है जर्म सेल्स. राइट. तो वेरिएशंस अगर जर्म प्लाज्म में हुआ, तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होगा. और अगर सोमैटोप्लाज्म में हुआ तो वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. ठीक है, मतलब अगर जर्म सेल्स में कोई वेरिएशन होता है, तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा. राइट, बिकॉज दोज आर द सेक्स सेल्स. अदरवाइज जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, इनहेरिट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, हम कान छिदवाते हैं ना, इयररिंग डालते हैं, सुंदर सुंदर इयररिंग्स डालते हैं. तो क्या हमारे बच्चों के ऑलरेडी छिदे छिदाए कान पैदा होते हैं? नहीं होते ना, उनके भी छिदवाने पड़ते हैं.
अगर होते तो अच्छा होता, क्योंकि वैसे पेनफुल प्रोसेस होता है, बेचारे बच्चे भी बहुत रोते हैं। बट नहीं होता ना ऐसा, ऐसा तो नहीं है कि वो जब बच्चा कोई पैदा हो रहा है उनके ऑलरेडी कान छिदे हुए हो। तो ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। एक और एग्जांपल है चाइनीज औरतों का। चाइनीज वुमेन जो है ना, पहले के जमाने में उनके आयरन के जूते हुआ करते थे, और उनके वहां पे एक फैशन था, मतलब औरतों के फैशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके यहाँ पे फैशन था। जो फीट होता है, ये जो हमारा फीट होता है ना, तो ये इनको मोड़ के ना बहुत छोटा कर दिया जाता था, बिल्कुल इस टाइप का। छोटे फीट उनका फैशन हुआ करता था, उनको बिल्कुल ऐसे पट्टी बांध के बचपन से ही मोड़ मोड़ के एकदम छोटा कर देंगे। ऑफ कोर्स वो पेनफुल होता है, बट वो फैशन था भाई, फैशन के लिए तो पेन भी बर्दाश्त कर लेते हैं, है ना। तो ये फैशन हुआ करता था, बट उनके जो बच्चे होते थे उनके नॉर्मल फीट ही होते थे, ऐसा नहीं कि मुड़े हुए फीट फिर से लेके पैदा हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो जर्म प्लाज्म में जो चेंजेस होते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्लियर। ना नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड है नियोलमार्किज्म। ये भी क्या बोलता है, दोज वेरिएशंस व्हिच आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कुछ कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं हमारे अंदर, और अगर वो वेरिएशन जर्म प्लाज्म को, जर्म सेल्स को अफेक्ट करता है, तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से वेरिएशन तो होगा ही, और वेरिएशन की अडेप्टेशन होगा। अडेप्टेशन कैसे होगा, वेरिएशन होगा तभी अडेप्टेशन हो पाएगा। अगर वो वेरिएशन जर्म सेल्स को भी अफेक्ट करता है, देन एंड ओनली इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दैट वाज द नियोलमार्किज्म। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी आती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या फिर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। तो इसके लिए हम बहुत अच्छे से फोकस करना, ऑल ऑफ यू। सो डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ये पैदा हुए थे 12 फरवरी, इनका बर्थडे था 1809 में। ठीक है। इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इनको घूमने का बड़ा शौक था, तो इनकी एक शिप हुआ करती थी, उसका नाम था HMS बीगल। शिप का नाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। HMS बीगल वॉज द नेम ऑफ डार्विन शिप। तो ये 1831 में चले घूमने। ठीक है। अपने वॉयज में निकले, और ये घूमते रहे, अफ्रीका गए, अमेरिका गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, गैलापागोस आइलैंड गए ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और उन्होंने वहां पे जाके जो फिंचेस है उस पे स्टडी किया। ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लेना, वहां पे मैंने फिंचेस के बारे में डिटेल्स में बताया है, एडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में डिटेल्स में बताया। फिंचेस में स्टडी किया, और भी बहुत जो टॉर्टॉइस होते हैं उसमें भी स्टडी किया उन्होंने। ठीक है। जो टॉर्टॉइस या फिर जो टर्टल्स होते हैं उन पे भी उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्टॉइस पे भी स्टडी किया। तो उससे उन्होंने क्या पता चला, उन्होंने निकाला अपना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने देखा कि पहले तो खाली जगह थी, स्पेस बहुत था, और फूड रिसोर्सेज भी बहुत सारे हुआ करते थे। ठीक है। तो मान लो कोई फिंचेस की पॉपुलेशन है, कोई एक पॉपुलेशन है एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन। उन्होंने देखा कि बहुत सारे फूड रिसोर्स है, बहुत सारा स्पेस है, तो चलो अब किस बात का टेंशन, रिप्रोडक्शन किया जाए। ठीक है। सो रिप्रोडक्शन किया, खूब बच्चे पैदा किए। एक जनरेशन, फिर उस जनरेशन के बच्चों ने भी नेक्स्ट जनरेशन पैदा किया, क्योंकि बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल थे स्टार्टिंग में। अब बहुत सारी ओवर प्रोडक्शन हो गई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो क्या होगा, रिसोर्सेस पहले ज्यादा थी बट अब तो लिमिटेड हो गया ना, मतलब एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिसोर्सेस आर लिमिटेड। करेक्ट। रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए, तो अब क्या होगा, फूड रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए, स्पेस भी लिमिटेड हो गया। तो सारे जो पॉपुलेशन है वो क्या करेंगे, लड़ेंगे, है ना, कि भाई तुम ये खाना मेरे को दो, तुम ये खाना मेरे को दो, ये मेरी जगह, वो तुम्हारी जगह, लड़ेंगे। है ना, ह्यूमंस में भी तो सेम चीज होती है, लड़ते हैं, स्पेस के लिए लड़ते हैं, फूड रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं। हर एक चीज में आप देखो कंपटीशन है। आप एग्जाम देने जाओगे, वहां पे भी सीट्स जो है वो लिमिटेड होती है, तो वहां पे कंपटीशन होता है। अब आप इमेजिन कर लो, करो ऐसा सिनेरियो कि जहाँ पे सीट्स बहुत ही बहुत है, मतलब पॉपुलेशन से भी ज्यादा सीट्स है, तो वहां पे कोई कंपटीशन होगी नहीं, सब आराम से आके सब पास कर जाएंगे, राइट। तो ये चीज होगा। तो फर्स्ट क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन, फिर आता है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। सब कंपटीशन करते हैं उस लिमिटेड रिसोर्स में सरवाइव करने के लिए।
अब उसमें से भी कुछ जो है वही सरवाइव कर पाएंगे। मान लीजिए 50% सरवाइव कर जाते हैं, 50% फ्लरिश नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि अगर आपका एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, कुछ बच्चों को तो चांस मिल जाएगा, कुछ बच्चों को नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों को चांस मिल गया उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया? कुछ तो किया होगा, या फिर उनमें बाई बर्थ उनका कुछ टैलेंट रहा होगा बिल्कुल एकदम इंटेलिजेंट, या फिर उन्होंने उस स्ट्रगल में बहुत ज्यादा अपना पार्ट खून पसीना बहाया, एक किया, दिन रात पढ़ाई की, कुछ तो किया होगा। राइट? तो ये आ जाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसमें कुछ सरवाइव करते हैं और कुछ सरवाइव नहीं करते। जो सरवाइव करते हैं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए होंगे, तभी उनमें क्या हुआ, उनमें कुछ वेरिएशन हुआ। मतलब जो सरवाइव नहीं कर पाए उनके अकॉर्डिंग उनमें कुछ वेरिएशंस आए होंगे, और यही वेरिएशन जब नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होगा। और ऐसे करते करते जो पॉपुलेशन फिट है, सरवाइव कर पा रहा है, वो सरवाइव करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये टर्म किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेटर है, जिसमें जिसका वेरिएशन मोर अडेप्टिव है, वही सरवाइव कर पाया। ठीक है, अब ये किसने सिलेक्ट किया, चूज किसने किया? भाई ये वाला वेरिएशन तो नहीं, बहुत अच्छा है वाला वेरिएशन है, तभी इसको हम सरवाइव करने देंगे। किसने चूज किया? नेचर ने चूज किया। राइट? तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब यही वेरिएशन पास ऑन होता जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, फिर जाके क्या हो जाएगा, एक नया स्पीशीज क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो इसको हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी समझ लेते हैं। सबसे पहला हुआ ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए। फिर आ गया कंपटीशन, क्योंकि बच्चे पैदा कर लिए तो कंपटीशन होगा। फिर आएगा स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। फिर आया वेरिएशन। वेरिएशन के बाद आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो वेरिएशन अच्छा है वो सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद आता है सर्वाइव इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल वेरिएशंस, जो वेरिएशन यूजफुल है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो जाएंगे, और ऐसे पास ऑन करते करते नेक्स्ट जन कभी ना कभी जाके तो वो एक नया स्पीशीज बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिएशन। ठीक है, सो दिस वाज द Darwin's theory of natural selection. I hope this is clear to all of you. Now, कुछ और की कंसेप्ट थे, एक तो नेचुरल सिलेक्शन हो गया, एक और की कंसेप्ट डार्विन थ्योरी का आता है ब्रांचिंग डिसेंट्स। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला था, अगर हम इवोल्यूशन के पैटर्न को हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि एक किस ऑर्गेनिज्म से किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि ये एक नंबर वन ऑर्गेनिज्म था, इससे ये नंबर टू का इवोल्यूशन हुआ। राइट? और ये पूरा प्रोसेस प्रोसेस तो हम जो फ्यूचर पास्ट में रहा होगा वो हमको नहीं पता चल रहा, हमें हमें अभी रिजल्ट दिख रहा है कि नया स्पीशीज बना हुआ है, क्योंकि उस नए स्पीशीज से पहले कुछ और एंसेस्ट्रल स्पीशीज रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम ये चीजों को फॉलो करते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा कि हम सब के कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर थे। ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स द स्पीशीज फ्रॉम द ब्रांच विल हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, और इसी थ्योरी, इन दोनों थ्योरीज को सपोर्ट किया था किसने? अल्फ्रेड वेलिस ने। इन्होंने काम किया था मलय आर्कीपेलेगो पे, और उनको भी सेम ही सिमिलर कंक्लूजन्स मिले थे, तो इन्होंने डार्विन्स के थ्योरी को भी सपोर्ट किया था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब जिराफ, जिराफ पे क्या हम बात करेंगे? लमार्क ने तो बोला था कि वेरिएशन इज एक्वायर्ड। ठीक है, मतलब जो बेसिकली जो गर्दन स्ट्रेच करते गए, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता गया। बट डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन जो है वो इनहेरिटेड है। ठीक है, जर्म प्लाज्म में कुछ चेंजेस आए होंगे, तभी वो इनहेरिटेड रहा। ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ। मान लो पहले से जिराफ थे, कुछ की हाइट थोड़ी सी टॉल थी, ओके, और कुछ की हाइट ड्वार्फ थी। ऑलराइट, गर्दन जो है ड्वार्फ थी। जो टॉल हाइट वाले हैं वो सरवाइव कर पाए, डॉर्फ जो थे जिनकी गर्दन छोटी थी वो सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि उनको फूड रिसोर्स नहीं मिले। और धीरे धीरे वही टॉल वाला जो ट्रेट है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता गया। ठीक है, ना कि स्ट्रेच किया। तो ये डार्विन के अकॉर्डिंग था। ऑलराइट, अब डार्विन के थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्या क्रिटिसिज्म है देख लेते हैं। सो बेसिकली इन्होंने बोला था कि ही डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ द जेनेटिक्स।
एंड ही हैड नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो उनको जेनेटिक्स का इतना नॉलेज नहीं था कि ये जीन पास ऑन हो रहा है। अभी जैसे हम लोग को पता है कि जीन में टॉल टॉल जीन होगा, टॉल ट्रेट होगा, ड्वार्फ ट्रेट होगा, एलील्स होते हैं, टॉल अलील, ड्वार्फ अलील, ये सब उनको नहीं पता था इतना कुछ। ठीक है। फिर इन्होंने ये बोला कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट अनेबल टू एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट आए क्या, कहाँ से, सर्वाइव तो कर गए, बट कैसे आए, ये वो चीज नहीं बता पाए थे। ठीक है। Darwin was unable to explain the population, only a few individuals develop useful variation and others have harmful variation। एक पॉपुलेशन में कुछ लोगों में ही क्यों ऐसा हुआ कि यूजफुल वेरिएशन जो है वो डेवलप हुए, बाकियों में क्यों नहीं हुआ, ये भी वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसे पार्शियलिटी तो नहीं होनी चाहिए ना, बाकियों में भी होना चाहिए, सब पास करने चाहिए एग्जाम, सबको दिन रात पढ़ाई करनी चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं होता, ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप लोग बताओ ऐसा क्यों नहीं होता, सब लोग क्यों नहीं दिन रात पढ़ाई करते। तो नेक्स्ट इज क्रिटिज्म। सो बेस्ड ऑन द सेक्सुअल सिलेक्शन, okay, why only females have the right of selection for mating। तो ये एनिमल्स में बहुत देखा गया है कि फीमेल जो है वो अपना पार्टनर चूज करती है मेटिंग के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, मेल क्यों ना चूज करे, है ना। ह्यूमंस में तो भाई दोनों ही चूज करते हैं। फीमेल्स एनिमल्स में क्या होता है, फीमेल्स ही मेटिंग के लिए पार्टनर चूज करती है, एंड मेल आर द वन हु ट्राई टू इम्प्रेस द फीमेल। ठीक है। या फिर वो अपना डोमिनेंस शो करेंगे, पावर शो करेंगे, या फिर कलर्स शो करेंगे। जैसे आप पीकॉक में देख लो, पीकॉक में कलर्स होते हैं डिफरेंट, जो मेल पीकॉक होता है वो ज्यादा कलरफुल होता है। फीमेल पीकॉक का कलर क्या है, ब्लैक कलर होता है, ब्लैकिश ब्राउनिश कलर होता है। मेल पीकॉक इज द मोर कलरफुल। तो आप कोई सा भी एनिमल बर्ड्स उठा के देख लो, वो मेल में ज्यादा कलरफुल होते हैं। क्यों? बिकॉज दे ट्राई टू इम्प्रेस द फीमेल वन। ओके। तो ये डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज ही couldn't explain the existence of the vestigial organ। a vestigial organ जो हमारे किसी काम के नहीं है, वो अभी तक क्यों है। जब वो हमारे काम के नहीं है, उनको भी तो हट जाना चाहिए था हमारी बॉडी से, फिर भी अभी तक है। तो वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशंस में भी वो डिफरेंस नहीं बता पाए थे। ठीक है। तो ये इनके ड्रॉबैक्स थे, डार्विन्स के ड्रॉबैक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब जो चीज डार्विन नहीं बता पाए थे, वो कुछ चीजों को किसने एक्सप्लेन किया, ह्यूगो डेवरेस ने। तो जैसे जेनेटिक चीज है वो डार्विन नहीं बता पाए थे, ह्यूगो डेवरेस ने म्यूटेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इन्होंने काम किया था किसमें, ऑर्नियोथेरा प्लांट पे। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज प्लांट है ये, इस पे काम किया था ह्यूगो डेवरिस ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले तो एक नॉर्मल प्लांट ले लिया। ठीक है। उसके सीड्स ले लिए, नॉर्मल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, पॉलिनेशन के बाद उसके जो सीड्स है उसको ग्रो करने दिया। जब सीड्स ग्रो किए तो उन्होंने देखा कि दो टाइप के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। एक तो है नॉर्मल प्लांट, जैसा कि मतलब पेरेंट था, और दूसरा है कुछ डिफरेंट प्लांट्स भी कुछ ग्रो किए। ठीक है। नॉर्मल प्लांट मतलब पेरेंट्स के प्लांट की तरह ही, पेरेंट जैसा था वैसा ही बच्चे हुए, बट कुछ डिफरेंट भी आ गए। मतलब यहाँ पे ए और बी दो टाइप के बच्चे बन रहे हैं। अब इनसे भी सीड्स ले लिए, इसके इसके भी जब सीड्स ले लिए तो नॉर्मल प्लांट इसी के सीड्स लिए, तो फिर से इन्होंने देखा नॉर्मल आया और फिर कुछ डिफरेंट भी बन गए। ठीक है। और जब बी के यहाँ, तो मतलब कि यहाँ पे ए भी बना और कुछ और भी बन गए, जैसे सी मान लो, कुछ और डिफरेंस बन गए। और इसके कुछ डिफरेंट प्लांट्स जो है वो थे, और फिर स्टिल मोर डिफरेंट प्लांट्स, कुछ और डिफरेंट और ज्यादा डिफरेंट प्लांट्स भी बन गए। ठीक है। तो ये ऐसे बने। तो इन्होंने देखा क्या, अरे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, ये अलग, ये डिफरेंट आया कहाँ से। इन्होंने ये सोचा ये चीज कहाँ से आ गई, ये दूसरा डिफरेंट प्लांट कहाँ से आया। तो बेसिकली इन्होंने फिर म्यूटेशन थ्योरी को सजेस्ट किया था। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एक्चुअली म्यूटेशंस आर सडन चेंजेस, सडन जेनेटिक चेंजेस इन द डीएनए विच आर इनहेरिटेबल। कुछ अचानक से कुछ चेंजेस हो गए डीएनए में, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है। इन एडिशन टू द रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फेनोमेना दैट लीड्स टू द वेरिएशन। ह्यूगो डेवरेस ने रिकॉम्बिनेशन नहीं बोला था, इन्होंने सिर्फ बोला म्यूटेशन। म्यूटेशन इज ऑलवेज अ सडन चेंज। ठीक है। Mutation is discontinuous source of the variation and provides raw material for the evolution. Clear? देखो, रिकॉम्बिनेशन से भी डीएनए में चेंजेस होते हैं, बट ह्यूगो डेवरिस ने सिर्फ म्यूटेशन की ही बात की थी। ऑलराइट। म्यूटेशन कैसा भी हो सकता है, रैंडम हो सकता है, डायरेक्शनल लेस होता है ये। ठीक है, कैसा भी, क्योंकि म्यूटेशन किसी भी चीज पे कोई रूल नहीं है उसका,
किसी भी जीन में कैसा भी म्यूटेशन हो जाएगा। अब वो म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो गया तो अच्छी बात है, वो स्पीशीज, वो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव कर जाएगा। अगर नेगेटिव हो गया तो फिर नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो कैसा भी हो सकता है, कोई उसका फिक्स्ड रूल नहीं है। ठीक है। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल। डार्विन ने इवोल्यूशन बोला था एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट ह्यूगो डेवरिस ने क्या बोला था, म्यूटेशन ये तो सडन होता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है। सो ये थी ह्यूगो डेवरिस म्यूटेशन थ्योरी। अब इसमें ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है? तो देखो, अभी हमको पता है, अगर आप लोगों ने इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पता है, तो आपको पता होगा कि हेट्रोजीनस अलील्स होते हैं, है ना। तो जैसे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, तो इसमें हमको कैपिटल टी टॉल प्लांट भी मिल सकता है, एंड सॉरी, टॉल प्लांट भी मिल सकता है एंड डॉर्फ प्लांट भी मिल सकता है, राइट। दोनों चीज मिल सकती है ना, टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट, है ना। तो जो इन्होंने जो इवनिंग प्राइमरोज जो प्लांट लिया था, इट वाज नॉट अ नॉर्मल प्लांट, बट इट वाज अ कॉम्प्लेक्स हेट्रोजेनस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम एब्रेशन। इसमें हेट्रोजेनस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम थे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो डिफरेंट फ्यूअर प्लांट्स आए, जो कुछ डिफरेंट फ्यूअर प्लांट्स आए, हो सकता है कि ये रेसेसिव एलील्स हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं कि ये म्यूटेशन से ही आए हो, रेसेसिव एलील की वजह से आए हो। और जो डोमिनेंट एलील है वो ज्यादा मेजोरिटी में आएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। करेक्ट। तो ये इनका, ये जो है ये एक ड्रॉबैक रह गया। ठीक है। फिर आता है नेचुरल सिलेक्शन आर नॉट वेरी कॉमन एज ह्यूगो डेवरिस थॉट। इन्होंने बोला कि अरे म्यूटेशन तो ऐसे ही होता रहता है सडनली। ठीक है। बट ये नेचुरल म्यूटेशन एस इतना भी कॉमन नहीं है नेचर में, बहुत रेयर होता है। और अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर इतने सारे स्पीशीज, मतलब उस म्यूटेशन पे ही अगर फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज डिपेंडेंट होता, तो आज के जमाने में इतने स्पीशीज नहीं होते अर्थ में। ठीक है। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट इज म्यूटेशंस आर नॉर्मली recessive and harmful, while characters taking part in evolution are usually the dominant. ओके। तो म्यूटेशंस जो होते हैं ना नॉर्मली, वो कैसे होते हैं, रेसेसिव होते हैं, रेसेसिव अलील टाइप्स के होते हैं, हार्मफुल होते हैं। बट इवोल्यूशन में हमने देखा है कौन सा ट्रेट इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, आगे जा सकता है, डोमिनेंट ट्रेट ओनली। ओके, डोमिनेंट ट्रेट इज ऑलवेज द एक्सप्रेसिव ट्रेट। रेसेसिव एक्सप्रेसिव होता है ओनली व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनस अलील्स, तभी वो एक्सप्रेस करेगा। बट इवोल्यूशन में डोमिनेंट ही आगे पास ऑन होता है। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था, ये इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन डार्विन्स एंड द ह्यूगो डेवरीज थ्योरीज। डिफरेंस क्या है? डार्विन ने बोला था कि ये ग्रेजुअल होता है, इन्होंने डिवरीज ने बोला था ये सडन होता है, अचानक से। डार्विन ने बोला था कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन। डेवरीज ने बोला था म्यूटेशंस आर द रॉ मटेरियल ऑफ द इवोल्यूशन। डार्विन ने बोला था जीन्स वर नॉट नोन टू डार्विन, डार्विन को जीन्स के बारे में पता ही नहीं था बेसिकली। ह्यूगो डेवरिस ने म्यूटेशंस आर द चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप। इनको जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी नॉलेज थी, इन्होंने बोला था कि जेनेटिक मेकअप में कभी म्यूटेशन होता है, तभी ये इवोल्यूशन होता है। ठीक है। So this was all about the theories of evolution. I hope this topic is clear to you. So thank you all of you for watching this video. If you do like this video, share this with your friends and family also. ठीक है। And please hit the like button and subscribe to my channel. You can suggest me what next you want to watch. Okay, कौन सा topic आप next देखना चाहते हो? You can suggest me that in the comment section as well. All right. So take care. Have a nice day. Bye bye. See you again.